जरा कल्पना कीजिए कि इसी दुनिया में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जिसके शरीर में लाल खून की एक बूंद तक नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब उसका खून एकदम पानी की तरह रंगहीन है। और उसके सीने में ना हमारे जैसा कोई एक छोटा सा दिल नहीं धड़कता, बल्कि एक लंबी नली जैसा हृदय है, जिसमें पूरे 13 अलग अलग कोष्ठक या ओम चैम्बर होते हैं। एक 13 मंजिला इमारत जैसा दिल। है ना अजीब? आज हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस गहन अध्ययन में आपका स्वागत है, जहां हमारे स्रोत है मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मास्टर क्लास सिलेबस नोट्स। और मैं बता दूं कि हमारा मकसद आज केवल परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम शरीर के सबसे बेहतरीन सबसे जटिल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सच में एक ऐसा विषय है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। जब हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ खून बहने की बात नहीं है। हाँ, ये जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत का एक लाजवाब इंजीनियरिंग समाधान है। हर एक कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे कचरे को उठाना। बिल्कुल सही। और अगर इतिहास को देखें तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि सदियों तक इंसान को खुद अपने शरीर की इस बुनियादी मशीनरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सच में? हाँ, फिर साल 1628 आया, जो मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। मैंने भी नोट्स में देखा कि विलियम हार्वे का जिक्र बहुत प्रमुखता से किया गया है। लेकिन इस 1628 के साल में ऐसा क्या खास हुआ था? मतलब क्या उससे पहले लोगों को ये नहीं लगता था कि खून शरीर में चलता है? अच्छा सवाल है। लोगों को लगता तो था कि खून शरीर में चलता है, लेकिन उनका मानना था कि खून लिवर में बनता है, अंगों तक जाता है और वहां शरीर उसे खा लेता है या खत्म कर देता है। अरे बाप रे, खा लेता है? हाँ, यही मानते थे लोग। विलियम हार्वे ने पहली बार यह साबित किया कि खून खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक बंद सर्किट में एक चक्र में लगातार घूमता रहता है। अच्छा। उन्होंने ही बताया कि हृदय असल में एक पंप है। और इसी ऐतिहासिक खोज की वजह से हार्वे को एंजियोलॉजी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी। राइट। जी, एंजियोलॉजी यानी परिसंचरण तंत्र और रक्त वाहिकाओं का अध्ययन। ये तो शरीर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात हुई। लेकिन इंसानी शरीर के इस जटिलता तक पहुंचने से पहले ना, मुझे लगता है विकास के नजरिए से ये देखना जरूरी है कि प्रकृति ने बाकी जानवरों में खून पहुंचाने की समस्या को कैसे सुलझाया। बिल्कुल। स्रोत में मुख्य रूप से 2 तरह के सिस्टम बताए गए हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। यहाँ विकास के कई अद्भुत प्रयोग देखने को मिलते हैं। ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ना प्रकृति के अलग अलग ब्लूप्रिंट हैं। तो इसे थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र को मैं एक ऐसे पुराने शहर की तरह देख रही हूँ जहाँ कोई सड़कें, हाईवे या गलियां नहीं है। हाँ, कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। मतलब अगर कोई सामान पहुंचाना है तो कोई पाइपलाइन नहीं है, बल्कि सारा सामान बस बीच के खाली मैदानों में छोड़ दिया जाता है। स्रोत में इन खाली स्थानों को हीमोसील कहा गया है। सही शब्द पकड़ा आपने। तो क्या इसका मतलब ये है कि शरीर के अंग बस सीधे इस खून के तालाब में डूबे रहते हैं? देखिए, ठीक यही होता है। हीमोसील का मतलब ही है रक्त से भरी हुई गुहा या कैविटी। ऐसे जीवों में रक्त ना बहुत ही कम दबाव के साथ बहता है, बस अंगों के आसपास धीरे धीरे रिसता रहता है। तो ये काफी धीमी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, बहुत धीमी है। इसलिए ये केवल छोटे और कम ऊर्जा वाले जीवों में ही काम कर सकती है, जैसे कि वही 13 चेंबर वाला जीव जिसकी बात हमने शुरू में की थी। यानी कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच। तो मतलब कॉकरोच में कोई नसें या धमनियां नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। और कॉकरोच का रक्त रंगहीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ढोने वाला हीमोग्लोबिन नहीं होता। अच्छा, तो लाल रंग नहीं होता? हाँ, उसके इस रंगहीन रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। उसका 13 चैम्बर वाला हृदय बस एक नली की तरह सिकुड़ता है और इस हीमोलिम्फ को शरीर की गुहाओं में धकेल देता है। कमाल है। और ऑक्टोपस की कहानी तो इससे भी ज्यादा अजीब लगी मुझे। स्रोत के मुताबिक ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। हाँ, नीला खून। और नीले खून का कारण एक विशेष वर्णक या पिगमेंट है। हमारे लाल खून में ऑक्सीजन ले जाने का काम लोहे यानी आयरन पर निर्भर करता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑक्टोपस के रक्त में ये काम तांबा यानी कॉपर करता है। अरे वाह, तांबा। जी, इस कॉपर युक्त वर्णक को हीमोसायनिन कहा जाता है और इसी तांबे की मौजूदगी की वजह से खून को वो चमकीला नीला रंग मिलता है। ये प्रकृति की कितनी अनोखी इंजीनियरिंग है। खैर, अब खुले सिस्टम से आगे बढ़कर जरा बंद परिसंचरण तंत्र पर आते हैं। हाँ, क्लोज्ड सिस्टम।
अगर खुला सिस्टम बिना सड़कों का शहर है तो बंद सिस्टम एक बेहद आधुनिक हाई स्पीड कोरियर नेटवर्क है जहां हर पार्सल पक्की और मजबूत पाइपलाइनों से जाता है। बिल्कुल, यहाँ कोई भी अंग खून में सीधे नहीं डूबता। लेकिन मुझे ये पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई कि केंचुए जैसे छोटे जीव में भी ये हाई स्पीड सिस्टम पाया जाता है और उसमें 4 जोड़ी यानी कुल 8 लैटरल हार्ट्स या पार्श्व हृदय होते हैं। हाँ, 8 छोटे दिल। देखिए, केंचुए का शरीर खंडों में या सेगमेंट्स में बटा होता है, इसलिए उसे अलग अलग हिस्सों में खून धकेलने के लिए इन 8 छोटे पंपों की जरूरत पड़ती है। समझ गई। लेकिन असली विकास तब शुरू होता है जब हम रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हृदय के कोष्ठकों यानी चेम्बर्स की संख्या पूरी विकास यात्रा की कहानी सुनाती है। जैसे मछलियों को ही लें, उनमें केवल 2 चेम्बर होते हैं, एक अलिंद जिसे एट्रियम कहते हैं और एक निलय यानी वेंट्रिकल। सही कहा। स्रोत में इसे वीनस हार्ट कहा गया है। ये नाम थोड़ा तकनीकी लगता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसे वीनस हार्ट या शिरापरक हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि इस 2 चैम्बर वाले हृदय में केवल अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। बिल्कुल। हृदय इस अशुद्ध रक्त को पंप करके गिल्स या गलफड़ों तक भेजता है। वहां से वो ऑक्सीजन लेता है और सीधे पूरे शरीर में चला जाता है। वापस दिल में नहीं आता? नहीं, शरीर से अशुद्ध होकर ही वापस हृदय में आता है। ये बस एक सिंगल लूप है। अच्छा, फिर विकास के अगले चरण में उभयचर यानी एम्फीबियंस आते हैं, जैसे मेंढक। हाँ, इनमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। हाँ, और सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर ही होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर ऊपर के 2 अलिंदों से शुद्ध और अशुद्ध खून आ रहा है और नीचे निलय सिर्फ एक ही है, तो क्या सारा शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में मिल नहीं जाएगा? हाँ, वो बिल्कुल आपस में मिल जाता है। अरे बाप रे। में मिश्रित खून शरीर में दौड़ता है, लेकिन क्योंकि ये ठंडे खून वाले जीव हैं, इन्हें हमारे जितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो ये काम चलाऊ व्यवस्था उनके लिए काफी होती है। बिल्कुल काफी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगरमच्छ, घड़ियाल और एलिगेटर, ये तो सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, फिर भी इनमें 4 चेम्बर क्यों पाए जाते हैं? ये उन विकास का एक बहुत ही शानदार मोड़ है। मगरमच्छों का आकार आप जानती हैं, बहुत बड़ा होता है। हाँ, काफी विशाल होते हैं। और उन्हें पानी में शिकार करने के लिए अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए विकास के क्रम में उनका निलय पूरी तरह से 2 हिस्सों में बट गया, ताकि शुद्ध और अशुद्ध खून बिल्कुल भी न मिले। एकदम सही। और यही 4 चेम्बर वाला हृदय आगे चलकर पक्षियों और स्तनधारियों मतलब मैमल्स में भी पाया जाता है, जैसे इंसान, गाय, चमगादड़ और व्हेल। हाँ, व्हेल भी। यार, मजेदार बात यह है कि व्हेल को अक्सर मछली समझ लिया जाता है, लेकिन वो स्तनधारी है और इसलिए सबसे विशाल आकार होने के बावजूद उसका हृदय भी 4 चेम्बर वाला ही होता है। बिल्कुल, 4 चेम्बर का मतलब है पूर्ण दक्षता या फुल एफिशिएंसी। ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी आपस में नहीं मिलता। इससे शरीर को लगातार हाई ऑक्टेन फ्यूल मिलता रहता है, जो शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है ना? 100%। तो अब यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जानवरों के इन अनोखे हृदयों को पीछे छोड़कर अब इंसान के अपने हृदय की वास्तुकला को समझते हैं। इंसान के दिल की बनावट, छाती के बीच में, फेफड़ों के दरमियान और थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ। इसका वजन पुरुषों में लगभग 300 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम बताया गया है। जी। लेकिन स्रोत में 2 शब्द मेरा बहुत ध्यान खींचते हैं। पहला, ये भ्रूणीय मीसोडर्म परत से बनता है और दूसरा, इस पर पेरिकार्डियम का आवरण होता है। इन भारी भरकम शब्दों का आसान भाषा में मतलब क्या है? देखिए, जब एक भ्रूण विकसित हो रहा होता ना, तो वो 3 अलग-अलग परतों में होता है, बाहरी, मध्य और भीतरी। अच्छा। तो ये जो मीसोडर्म है, ये वो मध्य परत है जिससे हमारी मांसपेशियां और हृदय बनते हैं। समझ गई। और पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम को आप एक शॉक एब्जॉर्बर या बबल रैप की तरह समझ सकती हैं। ये एक दोहरी झिल्ली वाली थैली है जिसमें एक खास तरल पदार्थ भरा होता है। तो इसका काम दिल को बचाना है? बिल्कुल। जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं या हमें कोई झटका लगता है, तो ये तरल पदार्थ हृदय को घर्षण और चोट से बचाता है। वाह! और इस सुरक्षित थैली के अंदर जो मशीन काम कर रही है, उसका सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। नोट्स बताते हैं कि ये हृदय का सबसे मोटा और शक्तिशाली हिस्सा है। ऐसा क्यों? मतलब सारे हिस्से एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हर हिस्से का काम अलग है। बायां निलय ना शरीर का हेवी लिफ्टर है,
पावर हाउस है। कैसे? देखिए, दाएं निलय को खून सिर्फ पड़ोस में रखे फेफड़ों तक भेजना होता है। रास्ता बहुत छोटा है। लेकिन बाएं निलय को वो खून पूरी ताकत से शरीर की आखिरी कोशिका तक, पैर के अंगूठे तक और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ दिमाग तक धकेलना होता है। ओह, इसीलिए प्रकृति ने इसकी दीवारों को सबसे ज्यादा मोटा और मजबूत बनाया है। बिल्कुल। इसी भारी काम से जुड़ा है दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन का सिद्धांत। खून को एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। हाँ। लेकिन मेरे मन में एक सीधा सवाल उठता है, खून एक ही बार में पूरे शरीर का चक्कर क्यों नहीं लगा लेता? उसे वापस हृदय में आने की क्या जरूरत है? ये ना भौतिकी और दबाव का एक बहुत ही सुंदर नियम है। जब हृदय से खून फेफड़ों की पतली पतली केशिकाओं में या कैपिलरीज में जाता है तो वहां उसका सारा दबाव खत्म हो जाता है। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल। अगर वो कम दबाव वाला खून सीधे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक जाने की कोशिश करेगा तो वो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। समझी। इसलिए खून फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पहले वापस हृदय में आता है ताकि बायां निलय उसे एक नया बहुत तेज धक्का दे सके। तो इसे 2 लूप्स में बांटा गया है। पहला, पल्मोनरी परिसंचरण, यानी शरीर का अशुद्ध खून दाएं हिस्से से फेफड़ों में गया, ऑक्सीजन ली और वापस बाएं अलिंद में आ गया। एकदम सही। और दूसरा लूप सिस्टेमिक परिसंचरण, जहां बाएं निलय ने उस शुद्ध खून को पूरे शरीर में भेजा और अशुद्ध खून वापस दाएं हिस्से में आ गया। आप बिल्कुल सही समझिए। और इस पूरी प्रक्रिया में खून उल्टी दिशा में ना बहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हृदय में वाल्व या कपाट होते हैं जो दरवाजों की तरह काम करते हैं। हाँ, दाएं हिस्से में त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड वाल्व और बाएं हिस्से में द्विवलनी, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व एक तरफा दरवाजों की तरह हैं जो खून को सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं। अब पंप की बात हो गई तो जरा उन पाइपलाइनों की भी बात कर लेते हैं जो इस दबाव को सहती हैं। रक्तवाहिकाएं। शरीर में 3 तरह की वाहिकाएं हैं। धमनी यानी आर्टरीज, शिरा यानी वेन्स और केशिकाएं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। जी, स्रोत में एक परीक्षा का पसंदीदा सवाल दिया है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या एओर्टा है और सबसे बड़ी शिरा पश्चिम महाशिरा या इंफीरियर वेना कावा है। बिल्कुल। धमनियां खून को हृदय से दूर ले जाती हैं, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ताकि वो फटे ना। सही कहा। और शिराएं खून को वापस लाती हैं। यहाँ प्रेशर कम होता है, इसलिए इनमें वॉल्व लगे होते हैं ताकि खून गुरुत्वाकर्षण से नीचे न गिरे। और इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं केशिकाएं, जो इतनी पतली होती है कि उनकी दीवार सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती है। हाँ, ऑक्सीजन का असली लेन देन इन्हीं केशिकाओं के पार होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धमनियों में शुद्ध खून बहता है और शिराओं में अशुद्ध खून। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन स्रोत में लिखा है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध खून बहता है। अगर इसमें अशुद्ध खून बह रहा है तो जीव विज्ञानी इसे धमनी कहते ही क्यों है? हाँ, ये तो सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली बात हुई ना। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान में धमनी और शिरा का नामकरण इस आधार पर नहीं होता कि उनमें खून कैसा है। तो किस आधार पर होता है? नामकरण इस आधार पर होता है कि खून किस दिशा में जा रहा है। कोई भी नली जो हृदय से खून को बाहर दूर ले जाती है उसे धमनी ही कहा जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसकी दीवारें उच्च दबाव सहने लायक मोटी होनी चाहिए। पल्मोनरी धमनी हृदय से अशुद्ध खून को फेफड़ों की ओर ले जा रही है। दिशा हृदय से बाहर की तरफ है, इसलिए वो धमनी है। ओह, अब समझ आया। इसी तरह पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से शुद्ध खून को वापस हृदय में ला रही है, इसलिए वो शिरा है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब इस पूरे सिस्टम की टाइमिंग या धड़कन के गणित को समझते हैं। हाँ, धड़कन का गणित। हम जानते हैं कि हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। एक धड़कन या कार्डियक चक्र को पूरा होने में सिर्फ 0.8 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 0.8 सेकंड। और हर एक धड़कन में हृदय 70 मिलीलीटर खून पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अगर इसका गुणा करें 72 गुणा 70 तो ये लगभग 5 लीटर प्रति मिनट बैठता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारे सीने के अंदर बिना किसी शोर शराबे के हर मिनट पानी के एक बड़े जग के बराबर खून पंप किया जा रहा है। ये सच में अद्भुत है। और वो भी लगातार, बिना रुके। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है
कि इस मशीन को चलाने के लिए दिमाग से किसी बाहरी तार की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब मानव हृदय मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि धड़कन उत्पन्न करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या बिजली चाहिए वो हृदय की मांसपेशियां खुद ही पैदा करती हैं। अरे वाह! दाएं अलिंद की दीवार पर एक खास नोड होता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। ये हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। अच्छा, तो ये खुद बिजली बनाता है? हाँ, ये एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है जो हर 0.8 सेकंड में एक विद्युतीय चिंगारी छोड़ता है, जिससे पूरा हृदय एक ताल में सिकुड़ता है। और जब ये सिकुड़ता है तो हमें वो मशहूर ध्वनियां सुनाई देती हैं, लब और डब। लब डब, बिल्कुल। लेकिन ये आवाज असल में किस चीज की है? क्या ये मांसपेशियों के सिकुड़ने की आवाज है? नहीं, मांसपेशियां खामोशी से सिकुड़ती हैं। ये आवाज असल में दरवाजों के यानी वाल्वों के बंद होने की है। ओह, वाल्व की आवाज है। हाँ, जब अलिंद से खून निलय में आ जाता है और निलय सिकुड़ना शुरू करता है तो त्रिवलनी और द्विवलनी वाल्व जोर से बंद होते हैं ताकि खून वापस ऊपर न जाए। अच्छा। उनके बंद होने से जो लंबी और भारी आवाज आती है उसे लब कहते हैं। और जब निलय अपना खून धमनियों में ढकेल देता है तो धमनियों के मुंह पे लगे अर्धचंद्राकार या सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं। और वो दूसरी आवाज होती है। हाँ, उनकी छोटी और तीखी आवाज डब कहलाती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से इन्हीं वाल्वों की लय को सुनते हैं। और अगर इस विद्युतीय लय को कागज पर देखना हो तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंथवेन ने खोजा था। हाँ, ईसीजी। उस ग्राफ में जो आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं उनका भी एक स्पष्ट अर्थ है। पी वेव का मतलब है कि अलिंद सिकुड़ रहे हैं। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो ग्राफ में एक लंबी और तीखी चोटी बनाता है। और आप जानती हैं वो चोटी इतनी ऊंची इसलिए होती क्योंकि उस वक्त शरीर का सबसे भारी हिस्सा बायां निलय पूरी ताकत से सिकुड़ रहा होता है। भारी काम भारी चोटी। बिल्कुल। अंत में जो छोटी सी टी वेव होती है वो दिखाती है कि निलय अब वापस अपनी सामान्य आराम की स्थिति में लौट रहे हैं। ये सच में एक परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि ये परफेक्ट सिस्टम फेल भी होता है। दुर्भाग्य से, हाँ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम अक्सर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे शब्द सुनते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को ही लेते हैं जी। स्पिग्मोमैनोमीटर से नापने पर एक स्वस्थ इंसान का बीपी 120/80 mmHg होना चाहिए। ये दोनों नंबर वास्तव में क्या बता रहे हैं? देखिए, 120 वो दबाव है जब बायां निलय पूरी ताकत से सिकुड़ता है, जिसे सिस्टोल कहते हैं। और 80? और 80 वो न्यूनतम दबाव है जब हृदय अगले चक्र के लिए आराम कर रहा होता है या डायस्टोल कर रहा होता है। अच्छा, तो ये हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर ये लगातार 140/90 से ऊपर रहता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक साधारण पानी के पाइप में अगर फायर इंजन के दबाव से पानी भेजा जाए तो पाइप की दीवारें और आगे जुड़े हुए नाजुक अंग क्षतिग्रस्त होने लगेंगे ना। हाँ, बिल्कुल फट सकते हैं। और पाइपलाइन की एक और बड़ी बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे एथरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। बिल्कुल। जब धमनियों के अंदर कैल्शियम या फैट जमा हो जाता है तो पाइप संकरा हो जाता है। नोट्स बताते हैं कि इसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। जी? सीने में दर्द, मतलब छाती में तेज दर्द, क्योंकि हृदय की मांसपेशियों को काम करने के लिए खुद पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। एंजाइना एक चेतावनी है, लेकिन लोग अक्सर 3 अलग-अलग स्थितियों, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, लोग अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। इनमें बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है। इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बताइए। हार्ट फेलियर एक यांत्रिक या मैकेनिकल समस्या है। हृदय रूपी पंप कमजोर हो गया है और शरीर की मांग के हिसाब से पर्याप्त खून नहीं धकेल पा रहा है। मतलब इंसान थका हुआ महसूस करता है लेकिन मशीन चल रही होती है। हाँ, चल रही होती है, लेकिन हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक प्लम्बिंग की समस्या है। प्लम्बिंग की? हाँ, जो धमनियां खुद हृदय की दीवार को खून दे रही थी, अचानक उनमें कोई फैट का टुकड़ा फंस गया, रास्ता ब्लॉक हो गया और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हृदय की मांसपेशियां मरने लगती हैं। ओह, यानी हार्ट अटैक में पाइप ब्लॉक हुआ है लेकिन मशीन की बिजली अभी चालू है। सटीक रूप से। लेकिन कार्डियक अरेस्ट पूरी तरह से एक विद्युतीय विफलता है, एक पावर कट है। पावर कट? हाँ, जब हृदय का अपना स्पार्क प्लग यानी ऐसे नोड अचानक काम करना बंद कर दे या विद्युतीय तरंगें बेकाबू हो जाएं, तो हृदय धड़कना बिल्कुल बंद कर देता है। इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। और यहीं पर चिकित्सा विज्ञान के चमत्कार सामने आते हैं। जी।
मैंने पढ़ा कि अगर पेसमेकर खराब हो जाए तो कॉलरबोन के नीचे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है। जी हाँ। स्रोत में ना एक बहुत ही मजेदार जानकारी दी गई है कि इस आर्टिफिशियल मशीन में कौन सी बैटरी डलती है। इसका जवाब है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी ही क्यों? क्योंकि इसे बिना बदले कई सालों तक शरीर के अंदर काम करना होता है। बहुत सही। और जब हृदय पूरी तरह से खराब हो जाए तो इतिहास की सबसे बड़ी सर्जिकल उपलब्धियों में से एक का नाम आता है हृदय प्रत्यारोपण। हाँ, ट्रांसप्लांट। दुनिया का पहला सफल ट्रांसप्लांट 1967 में दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और भारत में ये उपलब्धि 1994 में डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा दिल्ली के एम्स में हासिल की गई। बिल्कुल। यहाँ तक कि विज्ञान ने ज़ारविक 7 जैसा कृत्रिम हृदय भी बना लिया है जो एक मशीन के रूप में काम करता है। कमाल है। इसके अलावा एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन और पोटेशियम जैसे खनिज भी इस पूरी प्रणाली को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। डर या उत्साह के समय एड्रीनलिन सीधे ऐसे नोड को तेज धड़कने का सिग्नल देता है। ये दिखाता है कि कैसे रसायन, बिजली और यांत्रिकी मिलकर इस जीवन को चला रहे हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन ने ये साबित कर दिया है कि हमारा परिसंचरण तंत्र न किसी भी महान मानवीय इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें कोई शक नहीं है। खुले मैदानों में खून बहने वाले छोटे जीवों से लेकर 13 चैम्बर वाले कॉकरोच, नीले खून वाले ऑक्टोपस और फिर इंसान के इस जटिल दोहरे परिसंचरण तंत्र तक की ये यात्रा सचमुच अद्भुत है। बहुत ही शानदार। एक ऐसा पंप जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 0.8 सेकंड में सिकुड़ता है और हर मिनट 5 लीटर खून को हजारों किलोमीटर लंबी रक्तवाहिकाओं में धकेलता है। ये जीवन की वो खामोश लय है जिसे हम अक्सर तब तक महसूस नहीं करते जब तक उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। ये तो है, लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इन सारे तथ्यों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आता है। क्या विचार है? आज हमने जाना कि हमारा हृदय मायोजेनिक है। इसका मतलब है कि अपनी विद्युतीय चिंगारी और अपनी धड़कन पैदा करने के लिए ये अंग पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क का मोहताज नहीं है। हाँ, ये अपना आदेश खुद बनाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि यदि सीने में धड़कती हुई ये मशीन इतनी आत्मनिर्भर है कि अपना करंट खुद बना सकती है, तो हमारी भावनाएं, हमारा अचानक होने वाला तनाव, हमारे छिपे हुए डर और हमारा दिमाग इस स्वतंत्र मशीन को किस हद तक और कैसे प्रभावित कर पाते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये पंप सचमुच अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व और अपनी एक अलग याददाश्त रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अगली बार सीने पर हाथ रखकर उस धड़कन को महसूस करते समय इस पर विचार कर सकते हैं।